गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, जिसमें हम पश्चिमी घाट को पढ़ रहे थे। तो पश्चिमी घाट से वापस हम शुरू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारा टॉपिक उसमें रह गया था पश्चिमी घाट में। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट में जो है जोग जलप्रपात, पश्चिमी घाट में जोग जलप्रपात भी देखने को मिलता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है। ये जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर बना है। शरावती नदी पर बना है, जो कि हमारे कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी एक छोटी सी बात पश्चिमी घाट की, जहाँ पे हमारी जोग जलप्रपात है और महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसे हम कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, शरावती नदी पर बनाया गया है, कर्नाटक में है। अब देखिए पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो दो भाग? एक तो आपका उत्तरी सह्याद्री और एक आपका दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दूसरा दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, तो इन दो भागों में बांटा गया है। इन दोनों के मध्य उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के मध्य जो सीमा रेखा बनाती है, सीमा रेखा जो है वो है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कितना है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के मध्य सीमा रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा बनाती है। उत्तरी अक्षांश रेखा, सीमा रेखा जो है वो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। एक बार बता दूं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, और ये सर्वोच्च शिखर यहाँ का नीलगिरी का दोदा बेटा, ये अन्नाईमलाई की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी का शिखर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा। उसके बाद में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री पे थे हम। तो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की जो सीमा रेखा है वह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को माना जाता है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करेंगे, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है। कौन सी है? कलसूबाई चोटी है यहाँ की आपकी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, जो कि 1646 मीटर ऊंची है। यह आपकी उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई। ठीक है, ऐसे ही आपकी दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है।
कुद्रेमुख है, जो कि आपके कहाँ पे है? दक्षिणी सह्याद्री में। कहाँ पे है? दक्षिणी सह्याद्री में, और 1892 मीटर ऊंची है। 1892 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 1892 मीटर। ठीक है। कोडाई कनाल, आपके यहाँ पर कोडाई कनाल जो है पर्यटन स्थल है। क्या है? कोडाई कनाल पर्यटन स्थल। ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे पूर्वी घाट की। तो पश्चिमी घाट को हम मिटा देते हैं। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। कल मैंने करवा दिया था, आज पूरा ये हो गया है। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। और हम बात करेंगे हमारे पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट जो है हमारा अपरदित घाट है। जो पूर्वी घाट में जो नदियाँ बहती है, उसने पूर्वी घाट को क्या कर दिया? पूर्णतः अपरदित कर दिया है। इसलिए इसका जो स्तर है वो नीचे हो गया है। इसलिए पश्चिमी घाट की तुलना में आपका जो पूर्वी घाट है, इस घाट की तुलना में जो आपका ये जो घाट है वो क्या हो गया है? नीचे हो गया है। उसका स्तर नीचे देखने को मिलता है। देखिए, पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट से बहने वाली नदियों ने, ऐसे करो, नदियों ने, पूर्वी घाट से बहने वाली नदियों ने पूर्वी घाट को अपरदित कर दिया है। अपरदित कर दिया है। इससे इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो गई है। ठीक है। तो इसीलिए पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट से नीचा है। ठीक है, पश्चिमी घाट से ये नीचा हो गया। इसका अगर हम विस्तार की बात करें, पूर्वी घाट के विस्तार की बात करें, तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तमिलनाडु तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है। किसका विस्तार? पूर्वी घाट का विस्तार। अगर हम पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर की बात करें तो वो आपका विशाखापट्टनम है। सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर है पहले नंबर पे जो आता है वो आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। ठीक है। विशाखापट्टनम जो है वो आपका सर्वोच्च शिखर है। किसका? पूर्वी घाट का। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो है 1680 मीटर। कितनी है? 1680 मीटर ऊंचाई जो है वह 1680 मीटर है भाई। दूसरी मुख्य श्रेणी जो यहाँ की है, या दूसरी मुख्य ऊंची जो शिखर है वो आपका है महेंद्रगिरी। कौन सा है? महेंद्रगिरी। ये जो विशाखापट्टनम आपका है वो आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? एपी, आंध्र प्रदेश। महेंद्रगिरी दूसरी प्रमुख ऊंचा शिखर है यहाँ पे, जो कि है 1501 मीटर ऊंचा। कितने मीटर ऊंचा है? 1501 मीटर ऊंचा है आपका ये महेंद्रगिरी शिखर। उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। तो ये हो गया आपका पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर और दूसरा मुख्य सर्वोच्च शिखर। यहाँ पर अगर हम देखें तमिलनाडु, इसमें पूर्वी घाट में
चंदन और सांगवान, चंदन और सांगवान के वन पाए जाते हैं या वन देखने को मिलते हैं। चंदन और सांगवान के वन यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पहाड़ी क्षेत्र है, सेवराय पहाड़ी क्षेत्र, सेवराय पहाड़ी क्षेत्र, सेवराय पहाड़ी, जो कि है खनिजों के लिए प्रसिद्ध। किसके लिए? खनिजों के लिए प्रसिद्ध। खनिज निकाले जाते हैं यहाँ पे। क्या निकाले जाते हैं? खनिज, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में आपके ये देखने को मिलती है। ठीक है, तो खनिजों के प्रसिद्ध यहाँ पे इसको बोलेंगे ना, खनिज कहाँ मिलते हैं यहाँ पे? तो सबसे ज़्यादा आपके सेवराय पहाड़ी क्षेत्र में मिलते हैं, तमिलनाडु में। खनिजों के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पूरा। अब इन घाटों के बाद में जो प्रायद्वीप पठार में आते हैं वो आते हैं हमारे पठारी क्षेत्र। क्या आते हैं? पठारी क्षेत्र, जैसे कि मालवा पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन का पठार, दंडकारण्य पठार। ठीक है, इन पठारों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार पठारों के नाम हैं वो हम लिख लेते हैं, कौन कौन से हमारे पठार हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 1 जो आपका आता है वो आता है, कौन सा बोला था मैंने अभी? मालवा का पठार, मालवा पठार। नंबर 2 मालवा पठार के बाद में है बुंदेलखंड या बघेलखंड। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड का पठार जिसे हम बोलते हैं। तीसरा जो आपका आता है वो आता है बघेलखंड पठार, बघेलखंड पठार। ठीक है, चौथा जो हमारा है 5, 6, 7, 8 और 9 पठार हमारे हैं। पहला हो गया मालवा पठार, दूसरा हो गया बुंदेलखंड पठार, तीसरा हो गया आपका बघेलखंड पठार, चौथा आपका आ जाता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। तेलंगाना दक्कन पठार, तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार के बाद में आपका मैसूर पठार, मैसूर पठार के बाद में आपका दंडकारण्य पठार, दंडकारण्य पठार, और लास्ट मेघालय पठार या शिलोंग पठार, मेघालय पठार या शिलोंग पठार। कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, ये हो गए हमारे 9 पठार, प्रायद्वीपीय पठार के भाग। छोटे छोटे पठार हैं, नदियों के कारण ये कट फट गए हैं। तो आपके ये मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, तेलंगाना पठार, दक्कन पठार, मैसूर पठार और दंडकारण्य पठार है जो हमको देखने को मिलते हैं, और शिलोंग पठार। ठीक है, तो इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। सबसे पहले जो आता है वो हमारा मालवा पठार के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में करेंगे, मालवा पठार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मालवा पठार के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मालवा पठार हमारा जो है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका विस्तार देखने को
मिलता है, जो हमारा मालवा पठार। देखिए इस पठार के विस्तार की अगर हम बात करें, विस्तार, मालवा पठार का विस्तार, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान में देखने को मिलता है, राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसका निर्माण लावा की मिट्टी से हुआ है। किससे हुआ है? लावा से हुआ है, इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है? लावा मिट्टी देखने को मिलती है, दक्षिणी राजस्थान आप इसमें। ठीक है, इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी लावा से हुआ है इसका निर्माण। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर काली मिट्टी रेगुर मृदा का विस्तार देखने को मिलता है। काली मिट्टी रेगुर मृदा का विस्तार देखने को मिलता है, जिसमें कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? कपास की खेती यहाँ पर की जाती है आपके मालवा पठार में। मालवा जो पठार है उसके उत्तर में ग्वालियर पहाड़ियाँ स्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? ग्वालियर पहाड़ियाँ। उत्तर में, इसके उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ियाँ, अवस्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? ग्वालियर की जो पहाड़ियाँ है वो यहाँ पे देखने को मिलती हैं आपके मालवा पठार में। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ। इसके उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर, इसके उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर, उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी सीमा पर, उत्तरी पूर्वी सीमा पर बघेलखंड और बुंदेलखंड, बघेलखंड और बुंदेलखंड देखने को मिलते हैं, यह अवस्थित है, अवस्थित है। ठीक है, तो यह होता है हमारा मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार। ठीक है, अगला हमारा पठार आता है बुंदेलखंड का पठार। अगला हमारा पठार है बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, दूसरा हमारा पठार है, इसका जो विस्तार है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। विस्तार जो है वो यूपी, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के मध्य देखने को मिलता है। के मध्य, सॉरी के अंदर, के अंदर देखने को मिलता है। यूपी और एमपी में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। यह है आपके ग्वालियर एवं विंध्याचल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, ग्वालियर और विंध्याचल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है।
ठीक है। ये जो है बुंदेलखंड का पठार, ये चंबल नदी से, चंबल नदी से सर्वाधिक अपरदित हुआ है, सर्वाधिक अपरदित होता है या अपरदित हुआ है, अपरदित हुआ है, जिसके फलस्वरूप इस प्रदेश में उत्खात भूमि का विकास हुआ है, उत्खात भूमि का विकास हुआ है। उत्खात भूमि यहाँ पे, उत्कट भूमि यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर इसके निर्माण की बात करें, इस पठार के निर्माण की, तो इस पठार का निर्माण, इस पठार, कौन सा पठार? आपका बुंदेलखंड पठार। इस बुंदेलखंड पठार का निर्माण, बुंदेलखंड नीस, चट्टान प्रारूप है ना, कायांतरित नीस वगैरह आगने वगैरह, नीस चट्टान से हुआ है, या नीस से, बुंदेलखंड नीस से हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे नंबर का बुंदेलखंड पठार। अब आता है हमारा बघेलखंड पठार। तीसरा हमारा आता है बघेलखंड, बघेलखंड पठार। ठीक है, पहला हो गया हमारा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जो विस्तार है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, और ग्वालियर एवं विंध्याचल श्रेणियों के मध्य इसका विस्तार है, अगर श्रेणियों की बात करें तो। ठीक है, और इस पर जो चंबल नदी है उसने सर्वाधिक अपर्दन कार्य किया है, जिसके फलस्वरूप उत्खात भूमि यहाँ पे विकसित हुई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुंदेलखंड पठार, जिसका निर्माण बुंदेलखंड नीस से हुआ है। अब आता है हमारा बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड पठार। यह पठार तैमूर श्रेणी, यह पठार तैमूर श्रेणी एवं तैमूर श्रेणी एवं भांडेर श्रेणी, भांडेर श्रेणी के पूर्व में अवस्थित है, के पूर्व में अवस्थित है, भांडेर श्रेणी के पूर्व में अवस्थित है, पूर्व में अवस्थित है। तो इसका विस्तार कहाँ पे हो गया? तैमूर श्रेणी और भांडेर श्रेणी के पूर्व दिशा की तरफ इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसका अधिकतर विस्तार जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपकी बुंदेलखंड, बघेलखंड पठार। चौथा आपका आता है छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, इसकी बात करते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं, बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो इसके बारे में। तो आप, राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर में अवस्थित है ये, राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तर दिशा में अवस्थित है आपकी राजमहल की पहाड़ियों की। छोटा नागपुर पठार एक समृद्ध पठार है खनिजों की दृष्टि से, अगर हम बात करें तो। इस पठार के मध्य से, इस पठार के मध्य से दामोदर नदी बहती है, दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी।
जो यहाँ पर पठार जो यहाँ पे पठार में खनिज पाए जाते हैं और उन खनिजों पे जो उद्योग स्थापित किए गए हैं, कारखाने स्थापित किए गए हैं, उन कारखानों को इस नदी के द्वारा जल विद्युत और जल की प्राप्ति होती है। जल विद्युत और जल की प्राप्ति होती है इस नदी पर DVC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, इस पठार के उत्तर पश्चिम में सोन नदी प्रवाहित होती है। सोन नदी प्रवाहित होती है। तो दो नदियां हो गई यहाँ पे जिनसे जल की प्राप्ति इनको आसानी से हो जाती है इस पठार में लगे हुए उद्योगों को या कारखानों को। ठीक है, इस पठार को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। कौन से पठार को? केवल छोटा नागपुर पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जैसे लोहा इस्पात हो गया आपका, लोहा एस्क, मैग्नीज। ठीक है, ये आपके खनिज यहाँ पे आसानी से प्राप्त होते हैं। अब्रक वगैरह है, ये खनिज यहाँ पे प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार की बात करें तो उड़ीसा और झारखंड राज्य में सर्वाधिक देखने को मिलता है। उड़ीसा और झारखंड राज्य, उड़ीसा और झारखंड राज्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है। विस्तार इस पठार का, कौन से पठार का? छोटा नागपुर के पठार का विस्तार हमें उड़ीसा और झारखंड राज्य में अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इस पठार की बात करें तो इस पठार के, कौन से पठार के? आपके छोटा नागपुर पठार के। छोटा नागपुर पठार के मुख्य अगर हम 3 भाग देखें तो यहाँ पे कोडरमा पठार, हजारीबाग पठार और रांची पठार देखने को मिलते हैं। कोडरमा पठार हो गया आपका, हजारीबाग पठार हो गया और रांची पठार। तो देखिए लिख देता हूँ नाम, रांची पठार। रांची पठार जो है वो इस पठार के भाग तो नहीं बोलेंगे लेकिन इसके पास में अवस्थित है। तो रांची पठार जो है वो इस पठार के उत्तर में अवस्थित, दक्षिण में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? दक्षिण में, दक्षिण में अवस्थित है। और कोडरमा पठार तथा कोडरमा पठार के अलावा जो दूसरा पठार था जिसे हम क्या बोलते हैं? हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार भी, हजारीबाग पठार उत्तर में अवस्थित है, उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छोटा नागपुर का पठार। खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, दामोदर नदी के उत्तर में पड़ते हैं ये कोडरमा और हजारीबाग पठार। और रांची पठार दक्षिण में पड़ता है। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से इसके बारे में बता देता हूँ आपके छोटा नागपुर पठार के बारे में। इसका जो विस्तार है उड़ीसा और झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? उड़ीसा और झारखंड राज्य में इसका विस्तार देखने को मिलता है। यह राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, और खनिजों का अजायब घर इसे कहा जाता है। आपके छोटा नागपुर पठार को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि इसमें कई प्रकार के खनिज, लोहा, तांबा, आपका क्या बोलते हैं, मैग्नीज, अब्रक, ये सारे खनिज यहाँ पे, कोयला वगैरह है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो खनिजों का अजायब घर इसीलिए कहा जाता है इसको।
अब हमारा जो अगला पठार आता है वो आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दक्कन पठार विस्तार की बात करते हैं। विस्तार जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अलावा आपका कर्नाटक, कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे हो गया? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो विस्तार की बात हो गई। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है वो देखिए। क्रेटेशियस काल में, क्रेटेशियस काल में ज्वालामुखी लावा के सतह पर आकर ठंडा होने से हुआ है, ठंडा होने से हुआ है, जो कि मुख्य रूप से कौन सा लावा था? बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट लावा था। ठीक है, इसीलिए दक्कन का जो पठार है उसमें काली मिट्टी की प्रमुखता देखने को मिलती है। काली मिट्टी की प्रमुखता देखने को मिलती है, की प्रमुखता देखने को मिलती है, जिसे हम कपास की काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक में इसीलिए कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। यहाँ पे कपास, महाराष्ट्र में गन्ना भी होता है इसमें। ठीक है, गन्ने की कृषि भी यहाँ पे की जाती है। तो ये हो गया हमारा दक्कन के पठार का विस्तार की बात और निर्माण की बात। अब दक्कन, इस पठार को क्या है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप जाल महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। दूसरा है दक्कन ट्रेप, हो गया। दक्कन ट्रेप के बाद दूसरा है तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार, तेलंगाना पठार, एपी और आंध्र प्रदेश में, सॉरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और तीसरा है तेलंगाना पठार, हो गया। तेलंगाना पठार आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। और एक है मैसूर पठार, मैसूर पठार भी इसी का भाग है, कर्नाटक में है। कर्नाटक लावा मिट्टी से बने हुए हैं सारे। कौन सी मिट्टी से बने हुए हैं? लावा से। तो लावा मिट्टी यहाँ पे देखने को मिलती है, काली ब्लैक सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है। अगला जो हमारा पठार आता है दक्कन के पठार के बाद में, वो आता है हमारा तेलंगाना पठार। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। एक बार उपभाग वापस लिख देता हूं मैं दक्षिण के पठार के। विभाजन, दक्कन ट्रेप महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना,
मैसूर, ये आपका कर्नाटक, और ये आपका आंध्र प्रदेश, एपी और तेलंगाना। ठीक है, मिटा दिया था मैंने भी गलती से इसको, तो देख लेना। आता है हमारा तेलंगाना पठार। ठीक है, विस्तार की बात करें तो 2 राज्यों में देखने को मिलता है विस्तार। पहले तो एक ही राज्य में था, अब अलग हो गए, टुकड़े हो गए ना, आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना बन गया। विस्तार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में देखने को मिलता है। वही ज्वालामुखी लावा निर्मित, तो उसी का भाग तो है, दक्कन के पठार का ही तो भाग है। ठीक है, इसके उत्तरी भाग को हम पठारी एवं दक्षिणी भाग को उर्मिल मैदान की संज्ञा देते हैं। उत्तरी भाग को पठारी क्षेत्र, दक्षिणी भाग को उर्मिल मैदान की संज्ञा देते हैं। उर्मिल मैदान की संज्ञा देते हैं। तो ये हो गया हमारा तेलंगाना पठार। तेलंगाना पठार में तालाबों का जो निर्माण है वह पठारी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे कल पठारों के, अपने भारत के पठारों के बारे में हम बात कर रहे थे। दक्कन का पठार हमारा हो गया था। उसके बाद में जो हमारा अगला पठार आता है वो आता है हमारा तेलंगाना पठार। कौन सा आता है? तेलंगाना का पठार, तेलंगाना पठार। ठीक है, इस पठार की हम बात करते हैं। कल तक हमने बात कर ली थी हमारे जो पठार हैं, जैसे कि दक्कन का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मालवा पठार के बारे में हमने बात की थी। आज जो हमारा अगला पठार आता है वो तेलंगाना पठार आता है। ये आपका मालवा पठार है। ठीक है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो पड़ता है आपका। दक्कन का पठार जो महाराष्ट्र से आपके तमिलनाडु तक, केरल तक देखने को, इसका विस्तार देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम देखें मैसूर पठार कर्नाटक में, तेलंगाना पठार आपका है जो देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा और सही कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पठार हैं। पठार में आपका जो मैप है पठारों का वो दिखाया गया है। आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना पठार की। तेलंगाना पठार ये वाला जो आपका पठारी भाग है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अवस्थित है। विस्तार की बात करेंगे। विस्तार जो है वो आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में इसका विस्तार है वो हमको देखने को मिलता है आपके तेलंगाना पठार का। इसका जो उत्तरी भाग है, इस पठार का उत्तरी भाग, ये वाला भाग जो है उत्तरी भाग, इस पठार का उत्तरी भाग, इस पठार का जो उत्तरी भाग है उसे हम पठारी भाग के रूप में जानते हैं। इस पठार का उत्तरी भाग पठारी एवं दक्षिणी भाग उर्मिल प्रकार का है, उर्मिल प्रकार का है। तो ये तो हो गई इसके विस्तार की बात कि इस पठार का जो उत्तरी भाग है वो पठारी रूप में और दक्षिणी भाग जो है वो आपका उर्मिल प्रकार के रूप में देखने को मिलता है। इस पठार में जो है तालाब जो निर्माण की अवस्थितियाँ हैं या दशाएं वो अधिक देखने को मिलती हैं। इस पठार में
इस पठार में तालाब निर्माण की दशाएं अनुकूल हैं, दशाएं अनुकूल रूप से देखने को मिलती है। तो इस पठार पर हम तालाबों का जो निर्माण है वो देख सकते हैं। ठीक है, इस पठार की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी इस पठार के बीच में से बहती है। गोदावरी नदी इस पठार के मध्य से बहती है या प्रवाहित होती है। अब जब मध्य से बह रही है तो सीधी सी बात है, इस पठार को ये दो भागों में बांटती है। ठीक है, गोदावरी जो नदी है वो आपके तेलंगाना पठार को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से हमारा जो तेलंगाना पठार है इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। पहले ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता था, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश से दो राज्य बने हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तब से ये जो पठार है, वैसे ऐसी बात नहीं कि भौतिक रूप से तो पहले भी तेलंगाना में तो था ही, ठीक है, लेकिन राज्यों की बात करेंगे तब तो ये तेलंगाना राज्य हमारा नया बना है, लेकिन भौतिक रूप से पहले से ही था, ये ध्यान रखना। अगला जो हमारा पठार आता है तेलंगाना के बाद में वो आता है मैसूर पठार। कौन सा पठार? मैसूर पठार। तो मैसूर पठार की हम बात करते हैं। मैसूर पठार का जो विस्तार है, इसका विस्तार जो है वो आपके कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक राज्य में इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में आपके मैसूर पठार का जो विस्तार है वो देखने को मिलता है। इस पठार की जो प्रमुख नदी है, प्रमुख नदी सबको पता है कौन सी है? कावेरी। प्रमुख नदी है कावेरी। और इस पठार पर ही बाबा बुदन की पहाड़ियाँ अवस्थित है। कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जहाँ पर लोह अयस्क का खनन किया जाता है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ यहाँ अवस्थित है, जहाँ पर लोह अयस्क का खनन किया जाता है। ठीक है, तो प्रमुख नदी कौन सी हो गई इस पठार की? कावेरी। कौन सी पहाड़ी पाई गई? बाबा बुदन की पहाड़ी। और क्या निकाला गया? लोह अयस्क यहाँ पे निकाला गया। और अपने भारत में सर्वाधिक कहवा और कॉफ़ी का उत्पादन भी यहीं देखने को मिलता है। कहवा और कॉफ़ी, कहवा और कॉफ़ी का उत्पादन भी इसी पठार में हमको देखने को मिलता है, जिसे हम मैसूर पठार की संज्ञा देते हैं। कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। मैसूर प्लेट्यू इसे हम कहते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी यहाँ अवस्थित है, जो कि हमारे लोह अयस्क वाले चैप्टर में जब आएगी तो उसके विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो लोह अयस्क का उत्पादन के लिए अपने भारत में प्रसिद्ध है, कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। तो यह हो गया हमारा मैसूर पठार। कौन सा पठार हो गया? मैसूर पठार। मैसूर पठार के पश्चात जो हमारा लास्ट और अंतिम जो पठार आता है वो आता है हमारा, कौन सा था? देखिए इसमें, देखिए मेघालय, सॉरी अंतिम नहीं है, सेकंड लास्ट जो है दंडकारण्य पठार, ये वाला दंडकारण्य पठार की हम बात करते हैं। ठीक है, दंडकारण्य जो पठार है वो आपका छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। जो विस्तार है वो आपका दंडकारण्य पठार का छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, विस्तार की बात करेंगे तो ये जो पठार है वो शुष्क पठार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा पठार? आपका दंडकारण्य पठार, अनुपजाऊ। ये जो पठार है वो अनुपजाऊ पठार है, अनुपजाऊ पठार और अर्ध शुष्क पठार की श्रेणी में आता है। अर्ध शुष्क जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। जिस प्रकार की अर्ध शुष्क जलवायु राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, उसी प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। इसीलिए ये प्रदेश कैसा है?
अनुपजाऊ प्रदेश की श्रेणी में आता है आपका दंडकारण्य पठार। ठीक है, दंडकारण्य पठार के बाद में जो हमारा अगला जो पठार आता है वो आता है मेघालय पठार। कौन सा पठार? मेघालय पठार। विस्तार की बात करेंगे इसकी। ये जो मेघालय पठार है वो आपके दक्कन के पठार का ही पूर्वी विस्तार है। दक्कन के पठार का ही कौन सा विस्तार है? पूर्वी विस्तार। तो पूर्वी विस्तार बोलेंगे इसको। दक्कन के पठार का पूर्वी विस्तार जो है वो आपका मेघालय पठार है। कौन सा पठार है? मेघालय पठार। ठीक है, तो ये इसके विस्तार की बात हो गई। और इस पठार पर भारत की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया, ये यहाँ की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। 3 गारो, खासी, जयंतिया, जो यहाँ पे स्थानीय जो जनजातियाँ हैं उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। जो स्थानीय जनजातियाँ हैं उन्हीं के नाम पर इनका नामकरण किया गया है, इन पहाड़ियों का, जो यहाँ पे जनजातियाँ निवास करती है उनके आधार पर। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी हमारे भारत का भी और पूरे विश्व का भी वो इन्हीं क्षेत्रों में या इसी पठारी भाग में देखने को मिलता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? चेरापूंजी का मोहसिन राम। मोहसिन राम, मोहसिन राम। ठीक है, तो मोहसिन राम जो है वो यहाँ का प्रमुख वर्षा वाला स्थान है, जो कि अपने भारत का भी और विश्व का भी। यहाँ पर लगभग इतनी बारिश होती है जितनी बारिश हमारे राजस्थान में पूरे साल भर में, पूरे मानसून में होती है, उतनी बारिश यहाँ पे एक दिन में आपके मोहसिन राम में हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पठारी भाग आज पूरे होते हैं। पठारी भागों के बाद में जो हमारा अगला टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो ठीक है, तटीय मैदानों के बारे में और द्वीप समूह के बारे में हम बात करते हैं।